जो हमारा लघु सूक्ष्म उद्योग है उसको कम ब्याज पर फाइनेंस प्रोडक्ट को बैंकों के द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। हर जिले में एक मॉडल सोलर विलेज बनाया जाएगा, यानी कि वहां पे घरों के छतों के ऊपर ये सोलर रूफटॉप सोलर प्लांट लगे होंगे। इसी तरह से ही रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी रेस्को पर आधारित रूफटॉप सोलर्स के मॉडल को बढ़ावा देने के लिए पेमेंट सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए डेडिकेटेड फंड भी बनाया जाएगा। अब इसमें कहीं अर्बन लोकल बॉडीज और हमारी जो पंचायती राज संस्थाएं वो ना रह जाएं, वो भी रूफटॉप सोलर प्लांट्स की एग्जीक्यूशन में जो बढ़िया काम करेंगी उनको हम इंसेंटिव देंगे और केंद्र सरकार के सभी भवनों पर 2025 तक प्रायोरिटी बेसिस पर मिशन मोड में रूफटॉप सोलर का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। एक इसमें आप सबके ध्यान में डाल दो, जो भारत में मैन्युफैक्चर्ड सेल्स और मॉड्यूल होंगे उन्हीं का ही स्कीम में उपयोग किया जाएगा और सब्सिडी के आप पात्र बनेंगे। अब इसको 2023-24 से लेकर 2026-27 तक का प्रावधान रखा है और इसमें कुल मिलाकर 75,021 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है और ये सेंट्रल सोलर स्कीम है, यानी कि पूरा पैसा जो सब्सिडी का है वो भारत सरकार ही देगी और बैंकों से भी रेपो रेट के ऊपर केवल 0.5% ब्याज लिया जाए, इसका प्रावधान भी भारत सरकार कराएगी। अब 45 गीगावाट की रूफटॉप सोलर की जो कैपेसिटी तैयार होगी, इसमें 30 गीगावाट की केवल रेजिडेंशियल एरिया में ही तैयार होगी। इससे जनरेट होने वाली सरप्लस बिजली को भी नेट मीटरिंग के आधार पर बाकियों को भी दिया जाएगा। इस स्कीम के क्रियान्वयन से देश में सोलर मैन्युफैक्चरिंग को, सप्लाई चेन को और इंस्टॉलेशन और ऑपरेशन मेंटेनेंस, इन सब में लगभग 17 लाख लोगों को सीधे तौर पर रोजगार के अवसर मिलेंगे। 17 लाख लोगों को सीधे रोजगार के अवसर, और इसमें देश में सोलर एनर्जी का इकोसिस्टम भी सुदृढ़ होगा। जो दूसरा विषय है वो कृषि से और खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है, और जब मैं कृषि की बात करता हूं तो खाद, यूरिया, इस सब का एक बहुत बड़ा महत्व है। अब पिछले कल ही जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हजारों नहीं करोड़ों किसानों को हजारों करोड़ रुपए की किश्त दी और ये लगातार लगभग 3 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि से आज तक मदद की है। लेकिन एक मदद जो लगातार भारत सरकार करती रही वो ये भी है कि दुनिया भर में खाद यूरिया के दाम कई गुना बढ़ गए, लेकिन मोदी जी ने कहा था किसान के ऊपर खाद और यूरिया के बढ़ते जो दाम दुनिया भर के हैं उसका हिंदुस्तान के किसानों पर बोझ नहीं पड़ने देंगे, और लाखों करोड़ की सब्सिडी हमने पिछले कुछ सालों में दी। आज का निर्णय भी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी एनबीएस, उसके रेट जो हमने फॉस्फेटिक और पोटेशिक जो पीएनके फर्टिलाइजर्स के लिए है वो खरीफ क्रॉप के लिए 1 अप्रैल 2024 से 30 सितंबर 2024 तक के लिए निर्धारित किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उर्वरकों की बड़ी दरों का प्रभाव किसानों पर ना पड़े, इसलिए निर्णय लिया गया है कि जिस दाम पर पिछले साल ये मिलते थे उतने ही दाम पर इस साल भी मिलेंगे, कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, 1 रुपया भी दाम नहीं बढ़ाया गया है। आगामी खरीफ सीजन के लिए इसके लिए जहां नाइट्रोजन के लिए 47.2 रुपए प्रति किलो, फॉस्फोरस के लिए 28.72 रुपए प्रति किलो, पोटास के लिए 2.38 रुपए प्रति किलो, सल्फर के लिए 1.89 रुपए प्रति किलो सब्सिडी निर्धारित की गई है। इन दरों से जो डीएपी की बोरी है वो बैग 1350 रुपए का पिछले साल मिलता था, इस साल भी 1350 रुपए में ही मिलेगा। इसी प्रकार से एनपीके 1470 रुपए प्रति बैग और एमओपी 1677 रुपए प्रति बैग मिलता था, ये भी पुरानी दरों से ही मिलता रहेगा, कोई रेट इसमें नहीं बढ़ाया जाएगा। और जो सिंगल सुपर फॉस्फेट है एसएसपी जो कि देश में उत्पादित होता है, इसको और बल मिले, डीएपी का विकल्प हो, इसके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी या फ्रेट सब्सिडी हम देते हैं वो जारी रखी जाएगी ताकि
इसको भी और बल मिले। देश में दलहन तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए और डीएपी का आयात कम करने के लिए जो मैग्नीशियम, सल्फर, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, जिंक एवं बोरॉन माइक्रो न्यूट्रिएंट से फोर्टिफाइड एनपीके है, वो एसएसपी है या यूरिया एसएसपी के 3 न्यू ग्रेड्स को इसमें शामिल किया गया है। पहले 25 ग्रेड थे, अब इसमें 23 प्रकार के पीएंडके जो उर्वरक है उनके लिए अनुमानित सब्सिडी निर्धारित की गई है। तो मैं यही कहूंगा, कुल मिला के इन 9 महीनों के लिए, इन 6 महीनों के लिए जो सरकार के द्वारा खरीफ सीजन में एनबीएस बेस्ड जो न्यूट्रिएंट्स है, ये पीएंडके के ऊपर 24,420 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है, यानी कि सीधे तौर पर किसानों को हजारों करोड़ रुपए का लाभ देना। तीसरा जो निर्णय है वो हमारे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से है। इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस की स्थापना का निर्णय किया गया है। अगर मुझे मोदी जी को कहना हो तो मैं तो ये भी कह सकता हूं, या आप सब लोग भी कहते ही होंगे, मोदी इज अ मैन ऑफ अलायंसेस, चाहे वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस हो, या फिर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस हो, एक के बाद दूसरे अलायंस, या फिर इकोनॉमिक कॉरिडोर जो हमारी भारत यूएई से लेकर यूरोप तक की है, ये भी अपने आप में क्रांतिकारी कदम या बड़े निर्णय उस दिशा में उठाए गए। लेकिन जो एक क्षेत्र था सदा इस रोजमर्रा की जिंदगी से अछूता रह जाता था, वो था कहीं ना कहीं बिग कैट अलायंस का या फिर हमारे टाइगर कंजर्वेशन का। इसमें कुछ बड़ी निर्णय हुए हैं। भारत सरकार के टाइगर कंजर्वेशन के प्रयासों की सफलता के फलस्वरूप जहां टाइगरों की संख्या में बढ़ोतरी हुई और भारत में टाइगरों की संख्या दुगनी से ज्यादा हो गई है, ये 4 वर्ष पूर्व ही हमने इसको पूरा कर लिया। और टाइगर संरक्षण के क्षेत्र में भारत के अनुभव और लीडरशिप का उपयोग विश्व भर में 7 बिग कैट्स, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, पुमा, जैगुआर और चीता के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। ये आईबीसीए का जो निर्णय लिया गया है बिग कैट अलायंस का, इसका मुख्यालय भी भारत में ही होगा, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय यहां पर है। इस अलायंस में वैसे देश सदस्य होंगे जहां ये 7 बिग कैट्स पाए जाते हैं और या फिर पूर्व में ये प्रजातियां पाई जाती थी। इसके अतिरिक्त वन्य जीवन संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाली साइंटिफिक संस्थाएं और कॉरपोरेशन को भी इस अलायंस के सदस्य के रूप में रखा जाएगा। और इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी जी के दिल के बहुत करीब है, हम लोग 2023-24 से 2027-28 तक 5 वर्षों के लिए 150 करोड़ रुपए की सहायता इसके लिए देंगे। सो आईबीसीए की, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना से सभी देश जो सदस्यता देश हैं, उनमें 7 बिग कैट्स के हैबिटेट तथा प्रे के संरक्षण से जुड़े इनोवेशन, R&D, कैपेसिटी बिल्डिंग का कार्य किया जा सकेगा। अभी कुछ दिन पहले आपने प्रधानमंत्री मोदी जी का मन की बात कार्यक्रम सुना होगा, उसमें भी उन्होंने देखा कि भारत में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कैसे इनके संख्या को बढ़ाने में बल मिला, इनके ऊपर नजर भी रखी गई, इनको बचाया भी गया, और जो इनको संकट जिन लोगों से खड़ा होता था उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई कैसे की गई। और चीता जो यहां लुप्त हो गया था, उसको भी जितने लाए थे 20, अब उसके शावक मिलाकर 21 हो गए हैं। एक और निर्णय जो चौथा है वो खनन मंत्रालय से लेकर है हमारे माइंस एंड मिनरल। अब कुछ क्रिटिकल मिनरल्स ऐसे हैं जिसकी आज तक ना कभी देश में नाम लिया गया, ना उसको सूचीबद्ध किया गया, लेकिन मोदी सरकार में वो भी शुरुआत हुई और ऐसे 24 क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स का उल्लेख या उसको खोजने का काम और फिर उसका उल्लेख भी किया गया। इनमें से 12 मिनरल के रॉयल्टी दाम जो तय किए जा चुके हैं और इसको रैशनलाइज करने का निर्णय भी यहां पे किया गया। इसका मैं एक एक करके आपको संक्षिप्त में बताता हूं, बाकी डिटेल प्रेस नोट आपको बाद में दे देंगे। बेरिलियम, इंडियम, रेनियम, टेलुरियम के लिए रॉयल्टी एवरेज सेल प्राइस का 2% होगा। टंगस्टन के लिए और टंगस्टन ऑक्साइड के एएसपी का 3%, कैडमियम, कोबाल्ट
टाइटेनियम, गैलियम, सेलेनियम, टैंटलुम, वेनेडियम या फिर वेनेडियम ऑक्साइड जिसको हम कहते हैं, इसके लिए 4% होगा। अन्य मिनरल की माइनिंग में भी ये प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त इन मिनरल्स पर रॉयल्टी की दर 2% होगी। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा की गई इस प्रोस्पेक्टिंग के आधार पर देश में इन 12 क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल के रिजर्व पाए गए हैं और पहली बार इन 12 क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के उत्पादन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। अब देश में इन खनिजों को अपनी आवश्यकताओं के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर हम पहले रहते थे, लेकिन अब आत्मनिर्भरता में एक क्षेत्र यह भी होगा। देश में इनकी माइनिंग प्रारंभ होने से इनके आयात में कमी भी आएगी और हमारे माइनिंग सेक्टर को बल देगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में जहां जहां उपयोग होता वो होगा। रॉयल्टी की दरें रैशनलाइज करते हुए और उसको निर्धारित करने के बाद भारत सरकार इनके ब्लॉक्स की नीलामी और प्रक्रिया को पूरा भी करेगी। आप सब ने मेरी बात सुनी। अब मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी से अनुरोध करूंगा, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो पिछले 6 दशकों से कई प्रधानमंत्री आए, आकर चले गए, लेकिन मुमकिन नहीं हो पाया